एफएससी बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 20 हम कर रहे हैं क्रोमोसोम एंड डीएनए। इसका आज लास्ट टॉपिक करना है हमने म्यूटेशंस। म्यूटेशन होती है कोई चेंजिंग। ये चेंजिंग जो है वो किसी एक पॉइंट पे हो सकती है, ये पूरे क्रोमोसोम में हो सकती है या उसके किसी जीन में हो सकती है। उसी के अकॉर्डिंग हम उस चेंजिंग को नाम दे देते हैं। अब ये चेंजिंग जो है इसकी वजह जो है वो ये होती है कि या तो कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यानी कि जब उसकी मियोसिस होती है तो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो है वो बन जाता है, यानी कि वो सेपरेट नहीं सही तरीके से होते, क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डबल हो जाता है। या क्या हो जाता है कि क्रोमोसोम में किसी पार्ट की जब वो उसमें कियाजमेटा फॉर्मेशन होती है तो उसमें कोई पार्ट डिलीट हो जाता है या इनवर्ट या इंसर्ट इस तरीके से होता है कि जो है ना उसमें कोई ना कोई डिजीज़ हो जाती है, जिस तरह हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम। क्रोमोसोम जिसमें कोई भी क्रोमोसोम की जो है ना 20 कोई पेयर जो है मिस हो जाता है, यानी कि जब मियोसिस होती है ना तो क्रोमोसोम आधे आधे डिवाइड करते हैं, आधे एक ही तरफ चले जाते हैं और आधे एक तरफ चले जाते हैं। तो डिवीजन के बाद क्या होता है कि बाज़ औक़ात जब इनकी तकसीम होनी होती है आधी आधी तो बराबर के तकसीम नहीं होते, एक जगह पे ज़्यादा चले जाते हैं, दूसरी जगह पे कम हो जाते हैं। इस तरह दोनों से जो गैमेट बनते हैं उन गैमेट्स में डिजीज़ होती है कि उससे जो नया इंडिविजुअल बनता है उसमें वो कोई ना कोई सिंड्रोम का शिकार हो जाता है। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें डीएनए की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनॉर्मस तादाद में डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए क्या है? हमारा हेरिडेटरी मटेरियल, यानी कि हमारे अंदर डीएनए की तादाद जो है असल में क्रोमोसोम्स की फॉर्म में हम कहेंगे कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम सेल के जितने भी डीएनए हैं एक एडल्ट ह्यूमन के अंदर, हम वो डीएनए यानी कि उसके सारे क्रोमोसोम निकालें, उनको स्ट्रेट अप करें, स्ट्रेच करके खींच के एक दूसरे के साथ मिला दें, तो इतना उन्होंने कहा है कि असल में क्योंकि वो कॉइलिंग हुई होती है अगर उसको सीधा करके लगाया जाए तो 100 बिलियन किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं। यानी कि एक सेल के अंदर से क्रोमोसोम निकालें और उनको अरेंज कर दें एक ही लाइन में, तो वो उनकी लंबाई इतनी ज़्यादा होती है कि 100 बिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस ये तय कर लेते हैं। और ये उन्होंने कहा है 100 बिलियन किलोमीटर का जो फासला बनता है ये 60 टाइम डिस्टेंस, यानी कि अपनी ज़मीन से और जुपिटर से अगर हम 60 बार ये यानी कि ये डिस्टेंस जो है इतनी बार बनता है कि 60 टाइम डिस्टेंस बन जाता है अर्थ और जुपिटर का। अब ये चेंजिंग जो होती है डीएनए के अंदर वो कहाँ पे मिस्टेक होती है? उसकी रेप्लिकेशन के दौरान कोई डैमेज होता है, उसका जेनेटिक मैसेज में कोई चेंजिंग आ जाती है। अब ये चेंजिंग जो है हमारी बॉडी में जो 22 क्रोमोसोम है वो सोमैटिक होते हैं और 23 क्रोमोसोम जो है वो 23rd जो होता है ना वो असल में गैमेट बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, जो नॉन सेक्सुअल सेल्स होते हैं, तो ये म्यूटेशन जो है उनके सोमैटिक सेल्स में जो म्यूटेशन आती है ये नई जनरेशन में नहीं जाती। इसीलिए सोमैटिक सेल में अगर कोई म्यूटेशन आए, कोई चेंजिंग आए, तो उससे नए बनने वाले जो बेबी होते हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो जर्म सेल्स में या 23rd क्रोमोसोम में जो चेंजिंग आती है उसका रिजल्ट में जो है वो जर्म लाइन चेंजिंग आती हैं और यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में उसकी वजह से चेंजिंग आनी शुरू हो जाती हैं। और ये चेंजिंग जो है ये पास होती हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये चेंजिंग जो है वो पास आउट होती हैं और जिससे वो उसमें चेंजिंग आनी शुरू होती हैं, एवोल्यूशनरी इर्तकाई चेंजिंग आती हैं। इसको हम म्यूटेशन को डिवाइड करते हैं क्रोमोसोमल अब्रेशंस में या पॉइंट म्यूटेशंस में। क्रोमोसोमल अब्रेशन का मतलब है कि बहुत बड़ी चेंजिंग, यानी कि पूरे क्रोमोसोम में चेंजिंग आएगी जिसमें पूरे का पूरा एक क्रोमोसोम यानी कि एक क्रोमोसोम में जो हैं वो बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर बहुत बड़ी तादाद में ये चेंजिंग आती हैं तो उनको बोलते हैं क्रोमोसोमल अबरेशन। दीज आर द मेगा चेंजेस, जिसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक पूरे का पूरा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है, ये एक क्रोमोसोम जो है वो कम हो जाता है। एक डिप्लॉय हम जो है डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास 26 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये चेंजिंग जो है ना क्रोमोसोम की डिलीशन होती है, यानी कि कोई क्रोमोसोम कम हो गया, इंजर्शन होगी, कोई क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, इन्वर्जन होगी कि क्रोमोसोम में ही कुछ चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है, यानी कि उसके पार्ट चेंज हो जाते हैं, इन्वर्जन हो जाते हैं।
कि ये क्रोमोसोम की पार्ट में चेंजिंग है, यानी कि डिलीशन हो जाती है, यानी कि क्रोमोसोम में पूरी एक इन्फॉर्मेशन है, उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए, इंसर्ट हो जाए, कोई मजीद ऐड हो जाए, इन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है। इस तरह की क्रोमोसोमल अब्रेशन जो है, इसकी वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें सिंड्रोम बोलते हैं। दीज आर सिंड्रोम, जैसे डाउन सिंड्रोम, लाइनी फिल्टर सिंड्रोम, ये हमने सिंड्रोम डिटेल में पढ़ चुके हैं हम। पॉइंट म्यूटेशन क्या है? ये म्यूटेशनल चेंजिंग होती है, यानी कि सिर्फ एक छोटा सा मैसेज डीएनए की सीक्वेंस, यानी कि न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस के अंदर, यानी कि जब हम एक न्यूक्लियोटाइड की बात करते हैं तो इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं किसकी, एक हमारे पास बेस आ जाती है, एक शुगर जो है, एक फॉस्फेट, यानी कि इनमें चेंजिंग आ जाती है। डीएनए की न्यूक्लियोटाइड में जो छोटी सी एक चेंजिंग आ जाती है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक चेंज हो जाता है, उसकी सीक्वेंस चेंज हो जाती है, तो ये सिर्फ इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशंस। क्योंकि डीएनए के हेलिक्स में बहुत सारी म्यूटेशन, ये जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये अल्ट्रेशन जो होती है इसमें जो है सिर्फ कुछ बेस पेयर्स, अब बेसिस जो है एडिनिन, गुआनिन, थाइमिन, ये कुछ बेस पेयर जो हैं इनकी कोडिंग में जो चेंजिंग आती है इन्हें बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और मेगा चेंजेस हमने कहा था कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम में जो चेंजिंग आती है, या कोई एक्स्ट्रा हो जाता है क्रोमोसोम, या लॉस हो जाता है। कुछ पॉइंट म्यूटेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस पेयरिंग, यानी कि डीएनए में जब पेयरिंग आती है तो उन पेयरिंग के दौरान भी चेंजिंग होती है, रेप्लिकेशन के प्रोसेस के दौरान। अब ये चेंजिंग जो है वो रेडिएशंस की वजह से, केमिकल्स की वजह से भी हो सकती हैं। और उसके बाद आ जाता है कुछ म्यूटेशन जो है वो पार्टिकुलर प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस से रिलेट करती हैं। मसलन मॉडर्न जो है इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जहाँ पे केमिकल्स वगैरह बनते हैं, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके जीन्स में, क्रोमोसोम में भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से, रेडिएशंस की वजह से उनके क्रोमोसोम में चेंजिंग आ जाती हैं। एग्जाम्पल दी गई है दो डिजीज़ की पॉइंट म्यूटेशन में, दैट इज़ द सिकल सेल एनीमिया एंड फिनाइल अल्केप्टेनोरिया। ये दोनों पॉइंट म्यूटेशन की एग्जाम्पल है। ये दोनों नेम जो है हमने पहले भी किए हैं, हमें पता है कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जिसमें असल में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक अमाइनो एसिड्स, यानी कि ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन 6 पोजीशन पे चेंज हो जाता है फ्रॉम द टर्मिनल एंड पॉइंट ऑफ द हीमोग्लोबिन। इसके बीटा चेन में इसके टर्मिनल टर्मिनल पे ये हमने स्ट्रक्चर देखा हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ एन टर्मिनल पे, यानी कि बीटा दो चेन होती हैं, अल्फा और बीटा चेन हीमोग्लोबिन में, उसमें बीटा चेन में अमाइनो एसिड, सिर्फ एक अमाइनो एसिड। हमें पता है कि असल में जो हमारे जीन्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड, वो हमारे स्पेसिफाई करते हैं अमाइनो एसिड्स को। वन जीन जो है, वन पॉलीपेप्टाइड, यानी कि जीन्स असल में प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, और प्रोटीन जो असल में जो है वो अमाइनो एसिड से मिलकर बनती हैं। इसीलिए जो हमने यहाँ पे एक टॉपिक किया था, वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड, यानी कि एक जीन पूरे अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलाइन के अटैच हो जाने की वजह से जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, और सिकल सेल एनीमिया की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी ह्यूमन जो है वो सही तरीके से सांस नहीं ले सकता, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसी वजह से उस बंदे की डेथ भी हो जाती है। और इसी वजह से उनका असल में एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से उसके हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज कैसे होता है कि उसका एक टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोटीन का, वो चेंज हो जाता है, और उसकी एबिलिटी जो होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे ये म्यूटेशन दी गई हैं, इनका नहीं कोई म्यूटेशन नहीं है, तो ये क्रोमोसोम में जीन्स बताए गए हैं कैसे जो है ABC, कोई म्यूटेशन नहीं है, ये जीन्स ऐसी प्रेजेंट है। नॉर्मल बी प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय द बी जीन्स। अब ए जो है वो ए जीन जो है वो ए प्रोड्यूस करेगा, बी जीन जो है वो बी प्रोड्यूस करेगा, जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं आई है। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है, अब इसमें सब्स्टिट्यूट, यानी कि कोई छोटी सी बेस आके नहीं अटैच होगी, इसकी वजह से जब नई इतनी छोटी सी सब्स्टिट्यूशन आ गई, यानी कि चेंजिंग आ गई, इसकी वजह से बी प्रोटीन जो कि नॉर्मल काम कर रही थी, पहले नॉर्मल वो बी प्रोटीन प्रोड्यूस कर रही थी, इनएक्टिव हो जाएगी, और अमाइनो एसिड उसके डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो नॉर्मली फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकेंगे। अब ये म्यूटेशन जो है ना, बेस सब्स्टिट्यूशन, ये किस किस फॉर्म में हो सकती है,
इंजर्शन की फॉर्म में, यानी कि बी वाली साइड पे इंजर्शन क्या है, एडिशन हो जाएगा, कोई न्यू बेस आके अटैच हो गई, प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी क्योंकि इंजर्ट हो गया कुछ मटेरियल, यहाँ पे इम्प्रॉपर बेस अटैच हो गई, उसकी वजह से प्रोटीन अपना फंक्शन परफॉर्म, बी प्रोटीन जो है वो इनएक्टिव हो जाएगी और जो है अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगी। दूसरी पॉइंट म्यूटेशन दिखाई गई है डिलीशन, यानी कि बी, इसमें से ये एक पूरा सीक्वेंस दिखाई गई थी इतनी है, इसमें से कुछ कट गई यानी कि कुछ रिमूव हो गई, डिलीशन हो गई, बी प्रोटीन इनएक्टिवेट हो जाएगी क्योंकि उसका पोर्शन कुछ डिलीट हो गया, कुछ मिसिंग हो गया, इसलिए जो है वो अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही। तो ये चेंजिंग थी बेस सब्सटीट्यूशन की, कि कोई बेस अटैच हो गई या निकल गई तो उसकी वजह से वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती। तो यहाँ पे दिखाया गया है चेंजिंग इन द जीन पोजीशन, जीन की पोजीशन चेंज हो गई, यानी कि पहले ए बी और सी थी, अब यहाँ पे दिखाया है कि ए सी बी जो है वो आगे जो है मूव कर गई है, इसे बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। बी जीन और बी प्रोटीन जो है वो रेगुलेट होगी, लेकिन उसका यानी कि फंक्शन तो परफॉर्म करेगी, लेकिन उसकी क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो गई है तो जो वो फंक्शन परफॉर्म करेगी तो जिस तरीके से वो पहले कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही थी वैसे नहीं कर सकेगी, उसकी उसमें कुछ चेंजिंग आएंगी, यानी कि उसका जो फंक्शन होगा कोई चेंज तरीके किसी डिफरेंट मेथड के थ्रू होगा। उसके बाद है क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, ये रीअरेंजमेंट होगी कि दोबारा से क्रोमोसोम इस तरीके से रीअरेंज हुए, इसमें बी जीन जो है वो इनएक्टिवेटेड हो जाएगी और इसमें जो रेगुलेशन ऑफ जीन होगा वो डिफरेंशियली यानी कि डिफरेंट तरीके से होगा, वो जो अपना नॉर्मल फंक्शन पहले से परफॉर्म कर रही थी उस तरीके से नहीं कर सकेगी। दूसरी डिजीज यहाँ मेंशन की दैट इज अ फेनाइल कैप्टेनोरिया, इसमें क्या होता है फेनाइल एलानीन, ये फेनाइल एलानीन जो एक केमिकल कंपाउंड है ये डिग्रेड नहीं होता क्योंकि इसमें डिफेक्टिव इंजाइम प्रेजेंट होता है, फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सीलेज, इसी वजह से उनका ये डीएक्टिवेट इंजाइम डिफेक्टिव इंजाइम होता है और इसकी जो है वो डिग्रेड नहीं होता ये फेनाइल अल्केप्टेनोरिया। फेनाइल एलानीन इसके रिजल्ट में हमारे क्या होता है सेल्स में जमा होना शुरू हो जाता है और इस वजह से इसका क्योंकि एंजाइम डिफेक्टिव होता है जो कि एंजाइम रिक्वायर था ना इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, वो एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता, इस वजह से ये जो है फेनाइल कैप्टेनोरिया फेनाइल एलानीन जो है इसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम जो है हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम ये डिफेक्टिव हो जाता है या इसमें प्रेजेंट नहीं होता। जब ये एंजाइम नहीं होगा तो वो क्या करेगा, इस कंपाउंड की डिग्रेडेशन नहीं कर सकेगा, जब डिग्रेड नहीं होगा इसका मतलब है वो जमा होना शुरू हो जाएगा और जब ये हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा जमा होना शुरू हो जाएगा तो इससे मेंटली वो बंदा रिटार्ड हो जाता है, उसका ब्रेन जो है वो फेल हो जाता है, डिवेल्प नहीं करता। इन्फेंसी का मतलब है जब उस बच्चे की डेवलपमेंट हो रही है ना, यानी कि अभी वो उसकी फॉर्मेशन नहीं हुई, अभी उसकी बर्थ नहीं हुई, बर्थ से पहले का ये डिफेक्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्फेंसी, यानी कि बर्थ से पहले ही ये इंजाइम की डिफेक्टिव होने की वजह से फेनाइल एनानीन उस बेबी न्यू बोर्न बेबी जो भी जिसकी भी बर्थ नहीं हुई दैट इज द इन्फेंट और फिटस के ब्रेन में जमा होना शुरू हो जाता है, डिग्रेड नहीं होता है, इसीलिए जब उस बच्चे की बर्थ होगी तो वो मेंटली रिटार्ड होगा कि उसका दिमागी तौर पे वो सही नहीं होगा। और ये भी एक पॉइंट म्यूटेशन की एग्जांपल दी गई है।